हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका। पिछली वीडियो पे हम चैप्टर नंबर 3 जो हमारा अध्याय 3 है उस पर अपन थे और उसके प्रश्नावली 3 को हम लोग सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक पहुंच चुके हुए थे। इस वीडियो पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से आगे 8 और उससे आगे के क्वेश्चंस को अपन सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो प्रश्न आप लोग देख रहे हैं बच्चों कि एक आयताकार पार्क का क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर है। पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 15 मीटर अधिक है। ध्यान देना है, पार्क का क्षेत्रफल आपका 100 वर्ग मीटर है। जो चीजें मेन है आप उसको समझिए। आपको दिया है पार्क का क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल कितना दिया है आपको? 100 वर्ग मीटर दिया है, मीटर स्क्वायर भी आप इसको लिख सकते हैं। और उसकी पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 15 मीटर अधिक है। क्योंकि पार्क आयताकार है तो उसकी भुजाएं कौन कौन सी होती हैं? लंबाई और चौड़ाई। और हमको बोला है कि लंबाई उसकी चौड़ाई से 15 मीटर अधिक है। तो पार्क के चारों ओर तार की जाली का घेरा लगवाया जाना है। पार्क है, पार्क के चारों तरफ घेरा कहां लगवाएंगे हम? तो ये इसका जो बाउंड्री होगा यहां पर आप घेरा लगवाएंगे ना पार्क में, तो घेरा लगवाया जाना है। यदि 1 वर्ग मीटर तार की जाली की कीमत हमको दे रखी है 5 रुपए, तब पार्क के चारों ओर तार की जाली लगाने की लागत ज्ञात कीजिए। क्लियर है बच्चों? ये क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है। हमको लंबाई और चौड़ाई में एक संबंध दिया हुआ है और क्षेत्रफल दिया है। तो लंबाई और चौड़ाई निकालने के बाद चूंकि जाली लगानी है चारों तरफ, तो हम क्या निकालेंगे? इसका चारों तरफ जो बाउंड्री आती है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? परिमाप, है ना। तो परिमाप निकालेंगे और हमको उसका 1 वर्ग मीटर की कीमत हमको दे रखी है ना। वर्ग मीटर न बोल करके इसको 1 मीटर बोलना चाहिए, क्योंकि परिमाप जो होता है वो आपका मीटर पे रहता है। तो 1 मीटर की तार की जाली की कीमत 5 रुपए है, तब पार्क के चारों ओर तार की जाली लगाने की लागत हम ज्ञात करेंगे। क्लियर है? तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमको यहां पर किसी एक राशि को x मानना पड़ेगा। तो x हम किसको लेंगे? तो आप जहां देखिए यहां पर आपको बोला है कि लंबाई उसकी चौड़ाई से 15 मीटर अधिक है। तो यहां लंबाई की तुलना जो है वो किससे कर रहा है? चौड़ाई से कर रहा है। कि यदि चौड़ाई का मान हमको पता होता तो जितना भी चौड़ाई का मान है उससे 15 मीटर अधिक कौन है? आपकी लंबाई है। क्लियर है बात ये? तो मतलब लंबाई की तुलना किससे कर रहा है? चौड़ाई से कर रहा है। इसका मतलब हम x किसको मानेंगे? अपना चौड़ाई को मानेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, तो हमने यहां से स्टार्ट करा, माना चौड़ाई x है, ठीक है। माना चौड़ाई आप पूरा लिख सकते हैं, आयताकार पार्क की चौड़ाई x है ना, x मीटर है। यूनिट को ध्यान में रखिएगा, x मीटर है। तब लंबाई कितनी हो जाएगी? तो देखिए, तब लंबाई क्या बताया है आपसे प्रश्न में कि लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से 15 मीटर अधिक है। तो यदि चौड़ाई x है तो इससे 15 मीटर अधिक कितना हो जाएगा बताइए? x प्लस 15 मीटर, है ना। m लिख दीजिए, होगी। क्लियर है इतनी बात बच्चों आपको? तो हमारी चौड़ाई x मिल गई और लंबाई क्या मिल गई? x प्लस 15। अब प्रश्न में एक और चीज आपको संख्यात्मक मान दे रखा हुआ है कि आयताकार पार्क का क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर है। क्षेत्रफल हमको दे रखा है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो सबसे पहले आप सूत्र यहां पर समझ लें कि आयताकार पार्क का क्षेत्रफल, या हम कहें आयत का क्षेत्रफल, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल कितना होता है? सूत्र जरा मुझे बताइए, आप सबको याद होगा क्षेत्रफल। तो बराबर आप जानते हैं क्या होता है? लंबाई गुणे पे चौड़ाई। तो इसी फॉर्मूले पे हम लोग अपने मानों को रखेंगे। तो देखिए, लंबाई कितनी है हमारे पास में? तो x प्लस 15 हमारे पास में है। चौड़ाई कितनी है बच्चों? x है हमारे पास में। और बराबर, ये इसके बराबर किसके होगा? क्षेत्रफल के। और क्षेत्रफल हमको दे रखा है 100 वर्ग मीटर। क्लियर है बात इतनी? अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए, गुणे पे है, आपस में गुणा कर लीजिए। x गुणा x कितना हो जाएगा आपका? x स्क्वायर प्लस यहां पर आ गया 15x, है ना, प्लस 15x। और 100 चूंकि संख्या है, यहां वर्ग समीकरण बनाना है तो सारे संख्याओं को, अंकों को, चरों को एक तरफ में लेके चलते हैं। तो माइनस में 100 बराबर क्या बच गया आपका? 0। क्लियर है इतनी बात बच्चों? कोई डाउट नहीं है इसमें?
है ना। अब इसको हम हल कर लेते हैं गुणनखंड विधि से, है ना, मध्य पद को तोड़ करके। तो एक्स स्क्वायर के सामने कोई संख्या नहीं है, इसका मतलब हम 100 पर पहुंचेंगे और 100 के गुणनखंड निकाल लेंगे। तो देखिए 100 क्या क्या हो जाएगा, 1 गुणा 100, 2 पचासम 100, 4 पचीसम 100। आपको चाहिए बीच वाला पद, कितना है बीच वाला पद, 15। किसी को भी जोड़ने या घटाने से बीच वाला पद आपको मिलना चाहिए, है ना। फिर 5 बीसम 100। अब मुझे यहीं पर से 15 मिल गया, देखिए 20 और 5 को घटाऊंगा तो 15 मिल जाएगा। और आपको आगे की प्रोसेस पता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस, है ना, बड़ी वाली संख्या के साथ में जब भी घटाते हैं तो बड़ी संख्या के साथ में सामने वाला चिन्ह और छोटी संख्या के साथ में उसका उल्टा चिन्ह, -5x माइनस 100 बराबर 0। अब दो ग्रुप में इसको जोड़ लीजिए बच्चों, अलग कर लीजिए। यहां से हम x बाहर ले सकते हैं, क्या बचेगा देखिए आपका x प्लस 20, माइनस है तो यहां से माइनस बाहर लिया, 5, देखिए 5 का गुणा दोनों पे भाग चला जाएगा तो 5 ले लिया, क्या बचा देखिए x, और जब भी माइनस लेते हैं तो बीच का चिन्ह बदलता है 20 और बराबर आ गया क्या आपका 0। x प्लस 20 यहां पर भी है और यहां पर भी है, हमने कॉमन ले लिया दोनों जगह से, x प्लस 20 और क्या बचा आपका देखिए यहां पर x और यहां पर -5, तो x माइनस 5 बराबर कितना है देखिए आपका 0। अब ये जो हमारा आया है गुणनखंड में, इसको हम तुलना करके x के मान निकाल लेंगे। आइए निकालते हैं। तो सबसे पहले हम x प्लस 20 को तुलना करते हैं, तो x प्लस 20 बराबर 0, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका -20, है ना, प्लस वाला उधर गया तो किस में आ गया आपका -20, जो कि ये हमारा क्या है, अमान्य है। क्यों अमान्य है, तो आपको ये ध्यान में रखना है, लंबाइयां कभी भी ऋणात्मक में नहीं होती हैं, ठीक है। लंबाइयां सदैव धनात्मक में हम मानते हैं ना, कभी हम किसी भी दूरी को किलोमीटर नापना है आपको तो आप -5 किलोमीटर नहीं बोलेंगे, आप सदैव उसको धनात्मक बोलते हैं। यहां देखिए दूसरा क्या है आपका x माइनस 5, तो x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया बच्चों 5। तो ये मान आपको यहां पर देखना है। x हमने किसको माना था, आपका चौड़ाई को हमने x माना हुआ था, देखिए तो हमारी चौड़ाई 5 मीटर आ गई x का मान, तो लंबाई कितनी हो जाएगी उसमें 15 अधिक, तो 15 और 5 कितना हो गया आपका 20। तो यहां आप लिख लें इसको, तो हमने लिखा अतः लंबाई, है ना, लंबाई कितनी हो गई आपकी x प्लस 15 बराबर 20 हो गई, 20 मीटर, और चौड़ाई कितनी हो गई आपकी x बराबर 5 मीटर। क्लियर है बच्चों, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद अब प्रश्न में आपको यहां तक नहीं हल करना, इसके आगे भी आपको देखना है। प्रश्न में बोला है कि पार्क के चारों ओर तार की जाली का घेरा लगवाया जाना है, चारों ओर तार की जाली का घेरा लगवाना है और 1 मीटर तार की जाली की कीमत 5 रुपया है, तो पार्क के चारों ओर तार की जाली लगाने की लागत ज्ञात कीजिए। तो चूंकि हमको चारों तरफ घेरा लगवाना है तो उसको हम क्या कहते हैं, इसका परिमाप। तो देखिए आयत का परिमाप, हम सूत्र डायरेक्ट लगा देंगे यहां पर, आयत का परिमाप। तो आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है, इससे पहले भी आपने इसके पहले क्वेश्चन पे पढ़ा हुआ है, याद करिए जरा। आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, ठीक है बच्चों। तो मान रखिए इसमें 2 गुणा लंबाई कितनी है आपकी, देखिए यहां पर 20 मीटर प्लस चौड़ाई कितनी है 5 मीटर, है ना, और ये किस में आता है आपका मान मीटर में ही आता है। तो देखिए 20 और 5 कितना हो गया 25, और 25 गुना कितना आ गया आपका 50 मीटर। क्लियर है बच्चों ये बात। अब ये कुल परिमाप आपका 50 मीटर है ना, आपसे बोला है तार की लागत निकालनी है। अब हमको 50 मीटर पे तार लगाना है, 1 मीटर तार की कीमत जो है वो 5 रुपए है, तो 50 मीटर तार की कितनी कीमत होगी, तो यहां से हम इसको हल कर लेते हैं। देखिए चूंकि 1 मीटर तार की कीमत कितनी है बच्चों 5 रुपया है, इसलिए 50 मीटर तार की कीमत बराबर कितना हो जाएगा 50 गुणे पे 5 बराबर कितना आ गया आपका 250 रुपए। क्लियर है बच्चों। तो इस तरीके से पूरे पार्क के चारों तरफ तार की जाली लगाने में हमको 250 रुपए का खर्च आएगा। क्लियर है, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है बच्चों,
कि एक व्यक्ति और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 45 वर्ष है। एक व्यक्ति है और उसके पुत्र के आयु का योग जो है वो 45 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना था। यहां दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। पहली चीज, 5 वर्ष पूर्व बोला हुआ है दोनों की आयु, और दोनों की आयु का गुणनफल उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना था। ठीक है, व्यक्ति की आयु का 4 गुना था, तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो चलिए हम प्रश्न के हिसाब से ही चलेंगे। तो सबसे पहले आपको यहां पर x किसको लेना है, आप इस बात को समझिए कि यहां व्यक्ति और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग दिया है। और मैंने आपको पहले बताया था ऐसे क्वेश्चंस में कि जब भी योग दिया रहेगा तो आप किसी को भी एक x मान लीजिएगा तो दूसरा कितना हो जाएगा आपका, उसमें से उसको घटा देंगे। तो यदि यहां पर योग 45 है तो दूसरा 45 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यदि वर्तमान आयु का योग बोला है तो हम वहां से शुरू करते हैं। ठीक है, तो माना पिता की वर्तमान आयु x वर्ष है, तब पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, तब पुत्र की आयु 45 माइनस x वर्ष होगी। क्लियर है, यहां तक समझ गया आप लोग। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जब भी योग दिया रहेगा तो एक को x मानेंगे तो दूसरा कैसे निकलेगा, उसमें घटा करके निकलेगा। ठीक है, अब आगे हमको प्रश्न में क्या बोलता है, 5 वर्ष पूर्व, कभी भी जब आपको आयु पे इस प्रकार से 5 वर्ष पूर्व या 5 वर्ष बाद बताता है तो आपको इसको ध्यान में रखना है। यदि उसकी वर्तमान आयु x है, जैसे मेरी वर्तमान आयु मान लीजिए 40 साल है, 30 साल है, तो यदि मैं 5 वर्ष पूर्व पहले की बात करता तो 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु 30 साल थोड़ी ना रही होगी, उससे कम रही होगी, समझ रहे, 25 साल रही होगी। या 5 वर्ष पश्चात, तो 5 वर्ष बाद जो है मेरी आयु कितनी हो जाएगी, 5 और बढ़ जाएगी ना। तो जब भी आपको ऐसा वर्तमान आयु देता है तो आपको यह ध्यान में रखना है कि आपको उस समय की आयु निकाल लेनी है, क्योंकि तभी आपको उसमें तुलना कर रहा है ना, 5 वर्ष पूर्व, है ना। तो यहां देखिए, पहले हम लिख लेते हैं यहां पर 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, पहले पिता की निकाल लेते हैं। देखिए 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु, तो देखिए पिता की वर्तमान आयु कितनी है, x वर्ष है, तो 5 वर्ष पूर्व कितनी रही होगी, 5 वर्ष कम रही होगी, तो हम कह सकते हैं x माइनस 5 वर्ष। क्लियर है बच्चों ये बात। इसी तरीके से पुत्र की आयु निकालिए, तो पुत्र की आयु, तो बताइए पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है आपकी, 45 माइनस x लिया हुआ है, इसमें भी 5 घटाइए, तो 45 माइनस x माइनस 5 कितना हो जाएगा, जरा बताइए मुझे फटाक से। तो 45 में से 5 गया, कितना बचा आपका 40, और माइनस x बच गया आपका 40 माइनस x वर्ष। क्लियर है, तो 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु हमको मिल गई। अब प्रश्न के हिसाब से हम चलेंगे, तो यहां हम लिख लेते हैं प्रश्नानुसार, जो आपको तुलना करने को बोला है वैसा हम इसको तुलना कर लेते हैं प्रश्नानुसार। तो क्या बोला है बच्चों प्रश्न में कि 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल, 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल, तो किसकी आयु का गुणनफल, पिता की आयु और पुत्र की आयु का गुणनफल। तो करिए जरा, पिता की आयु कितनी है आपकी, x माइनस 5, ठीक है, पुत्र की आयु कितनी है आपकी 40 माइनस x। देखिए दोनों का हमने गुणा कर दिया, 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना था। तो व्यक्ति की आयु कितनी है, देखिए व्यक्ति की आयु 5 वर्ष पूर्व है ना, उसी समय से तुलना कर रहे हैं हम लोग प्रश्न के हिसाब से। तो उस व्यक्ति की आयु कितनी है आपकी x माइनस 5 है ना, इसका 4 गुना था। तो गुणे पे क्या है आ गया आपका, देखिए 4 गुना मतलब ये होगा ना। प्रश्न को ध्यान से समझिए कि 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना था। यहां पर व्यक्ति की आयु से मतलब है आपका उस व्यक्ति की 5 वर्ष पूर्व की आयु से।
ठीक है, ये प्रश्न में थोड़ा सा डाउट है क्योंकि ये प्रश्न जो है आपका ये द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण पे नहीं आता है ना, तो इसलिए इसको ध्यान में रखना है। क्यों नहीं आता है अब आप इसको समझिए क्यों नहीं आ रहा है ये। देखिए x-5 गुणे पे यहां पर भी है, यहां पर भी है, यदि हम उधर लेकर के जाएंगे बराबर की इस तरफ तो भाग में जाएगा तो ऑटोमेटिक कट जाएगा, ये कट गया। क्या बच गया देखिए आपके पास में 40 माइनस x बराबर 4 सिर्फ बच गया, और 4 को जो हम इधर लेकर के आएंगे तो माइनस में जाएगा, 40 माइनस 4 और माइनस x को बराबर की दूसरी तरफ लेकर के जाइए, प्लस में बन गया। तो x बराबर कितना बच गया आपका 40 माइनस 4 36 वर्ष। आप देखिए कहीं भी इस प्रश्न में हमारे समीकरण में घात में 2 नहीं आया, इसलिए मैंने कहा था कि ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्लियर है बात ये? तो आप समझे प्रश्न कैसा भी दिया हुआ, आपको बस प्रश्न के हिसाब से चलना है, आपके आंसर बड़ी आसानी से आएंगे। ठीक है, तो x जो हमारा था पिता की वर्तमान आयु वो आ गई हमको कितनी 36 वर्ष आ गई। तो फटाक से बताइए पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, तो पुत्र की आयु 45 माइनस x बराबर 45 माइनस 36 कितना आ जाएगा बच्चों, देखिए घटाइए इसको 9 वर्ष। क्लियर है? तो इस तरीके से हमको दोनों की वर्तमान आयु मिल गई। पिता की वर्तमान आयु कितनी है 36 वर्ष है, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है 9 वर्ष है। क्लियर है बच्चों? नोट डाउन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए बच्चों क्या लिखा है कि नीलमणि की 5 वर्ष पूर्व की आयु, ठीक है, नीलमणि की 5 वर्ष पूर्व की आयु तथा 8 वर्ष पूर्व की आयु का गुणनफल 40 है। ठीक है, 5 वर्ष पहले की आयु और 8 वर्ष पहले की आयु का गुणनफल 40 दिया हुआ है। नीलमणि की वर्तमान आयु ज्ञात करिए, आपको वर्तमान आयु ज्ञात करना है, तो यहीं से हमारा x शुरू हो जाएगा। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो चूंकि वर्तमान आयु डायरेक्ट बोल रहे हैं आपसे, तो हम यहां मान लेते हैं, माना नीलमणि की वर्तमान आयु x वर्ष है। ठीक है, क्लियर है बच्चों इतनी बात? तो हमको बोला है यहां 5 वर्ष पूर्व की आयु और 8 वर्ष पूर्व की आयु, तो दोनों आयुओं को हम निकाल लेंगे, है ना। आपको पता है, बताया था अभी मैंने कुछ देर पहले कि 5 वर्ष पूर्व कभी बोले, कुछ समय पहले बोले या कुछ समय बाद बोले, तो उस समय की आयु हमको निकाल लेनी है। तो चलिए हम देखते हैं पहले। तो 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व आयु कितनी हो जाएगी जरा बताइए मुझे। वर्तमान आयु x है, 5 वर्ष पहले कितनी रही होगी, x माइनस 5 वर्ष। ठीक है, इसी तरीके से 8 वर्ष पूर्व की आयु, 8 वर्ष पूर्व की आयु, तो हमने निकाल लिया 8 वर्ष पूर्व आयु कितनी हो जाएगी, तो ये आपकी हो जाएगी x माइनस 8 वर्ष। यहां तक क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक में। अब आपसे प्रश्न में बोला है कि दोनों आयुओं का गुणनफल 40 है, तो हम यहां पर प्रश्नानुसार अपना चल लेते हैं। देखिए प्रश्नानुसार 5 वर्ष की आयु और 8 वर्ष की आयु का गुणनफल 40 है, तो 5 वर्ष पहले की आयु कितनी है आपकी x माइनस 5 और 8 वर्ष पहले की आयु x माइनस 7, दोनों का गुणनफल कितना दिया है आपको 40 दिया हुआ है। हल करिए आप बच्चों, इसको कैसे हल करेंगे हम लोग इसको, तो बारी बारी से गुणा करते हैं। तो x गुणा x कितना हो जाएगा आपका x स्क्वायर, फिर माइनस 8x, अब इसका गुणा करिए, माइनस 5 गुणा x माइनस 5x, और फिर माइनस गुणा माइनस प्लस 5 अट्ठे 40 बराबर कितना है बच्चों 40। अब यहां से आप इसको कट कर सकते हैं ना, देखिए प्लस में 40, यहां भी प्लस में 40 कट गया है, दोनों तरफ बराबर पे था, चिन्ह भी समान थे। क्या बच गया आपके पास में, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 5x, दोनों में समान चिन्ह है तो माइनस ही आएगा, और 8 और 5 कितना हो गया आपका 13x बराबर कितना बचा बच्चों 0। अब देखिए यहां से कुछ कॉमन ले लीजिए, इसको डायरेक्ट आप उधर नहीं ले जा सकते ना, वर्ग समीकरण है, आपको 2 आंसर चाहिए इसमें, तो हमने x कॉमन लिया, क्या बचा आपका देखिए x माइनस 13 बराबर 0। अब आप इसको गुणनखंड में आ गया बराबर 0 के, तुलना कर लीजिए, तो x बराबर एक बार तुलना करेंगे तो क्या आएगा आपका 0, और दूसरी बार तुलना किया तो x माइनस 13 बराबर 0,
तो x बराबर कितना आ गया 13 वर्ष। अब x बराबर 0 हम नहीं लेंगे ना, किसी की भी वर्तमान आयु 0 वर्ष नहीं हो सकती, ठीक है, 0 वर्ष नहीं हो सकती, तो इसको अपन अमान्य कर देंगे, ठीक है, 0 वर्ष को अमान्य कर दिया तो व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी होगी, x का मान हमारा 13 वर्ष हो गई। क्लियर है बच्चों? चलिए नोट डाउन करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों क्या लिखा है कि कुछ विद्यार्थियों ने पिकनिक में जाने की योजना बनाई, उन्होंने भोजन पर व्यय के लिए 480 रुपए इकट्ठे किए। जितने बच्चे थे उन्होंने भोजन के लिए कितना खर्च करने की कोशिश करी, 480 रुपए, लेकिन उनमें से 8 विद्यार्थी पिकनिक नहीं जा पाए, जिससे प्रत्येक विद्यार्थियों को भोजन पर व्यय के लिए 10 रुपया अधिक देना पड़ा। क्लियर है बात? ये 480 रुपए का उन्होंने प्लान बनाया था, लेकिन उसमें से 8 बच्चे नहीं गए, और जब 8 बच्चे नहीं गए तो प्रत्येक बच्चे पर बच्चे पर 10 रुपया अधिक उनको देना पड़ा। बताइए कि पिकनिक पर कितने विद्यार्थी गए। क्लियर है प्रश्न बच्चों आपको? तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। तो प्रश्न जैसा ऐसा बोला है हमको उसको अपन उसी प्रकार से हल करेंगे। आइए देखिए समझते हैं। तो सबसे पहले बोल रहा है कि कुछ विद्यार्थियों ने पिकनिक में जाने की योजना बनाई, 8 बच्चे नहीं गए, तो हम वहीं से शुरू करेंगे कि भाई कितने बच्चों ने पिकनिक में योजना बनाई और फिर उसमें 8 घटा देंगे तो भाई हमको संख्या मिल जाएगी कि इतने बच्चे पिकनिक पर गए थे। क्लियर है बात ये? तो देखिए कि माना x विद्यार्थियों ने योजना बनाई, क्लियर है ये बात? अब प्रश्न में बोलता है कि उन्होंने भोजन पर व्यय के लिए कितने रुपए इकट्ठे किए, 480 रुपया, ठीक है। तो यहां लिख लेते हैं कुल एकत्रित राशि बराबर 480 रुपया। अब इसको समझिएगा यहां पर कि भाई x बच्चों ने योजना बनाई थी, 480 रुपया सबको मिलजुल करके देना था, ठीक है। अब आगे प्रश्न में बोलता है कि 8 विद्यार्थी पिकनिक पर नहीं गए, जिससे प्रति बच्चे जो व्यय है वो 10 रुपया बढ़ गया। वहां पर प्रति बच्चे की बात कर रहा है, खर्च की, और यहां हमको कुल खर्च दे रखा हुआ है। क्लियर है बात ये? तो यदि हमको यहां पर तुलना करनी है तो यहां पर हमको प्रति व्यक्ति, प्रति विद्यार्थियों की जो व्यय राशि होगी वो हमको निकालनी पड़ेगी। तो इसको अपन निकाल लेते हैं। देखिए x विद्यार्थियों ने योजना बनाई, एकत्रित राशि कितनी थी, 480 रुपए। तो भी x विद्यार्थी 480 रुपया इकट्ठा कर रहे हैं, तो प्रति व्यक्ति कितना करेंगे या प्रति विद्यार्थी, तो प्रति विद्यार्थी व्यय कितना हो जाएगा देखिए। तो यहां पर कुल राशि आपकी कितनी है, 480 रुपया, और कुल कितने बच्चे जा रहे थे आपका x, इतना हो जाएगा ना, ये इसको ध्यान में रखिए। प्रति विद्यार्थी जब हम व्यय निकालेंगे तो कुल मूल्य में से, कुल व्यय में से बच्चों की संख्या घटा देंगे। जैसे मान लीजिए आप 10 बच्चों ने प्लान बनाया पिकनिक जाने का और 500 रुपए इकट्ठे किए, तो एक बच्चे को कितना बैठा, तो 500 में 10 को भाग दिया आपने। उसी प्रकार से हमने कुल में से विद्यार्थियों की संख्या को भाग दे दिया। क्लियर है बच्चों ये बात? अब प्रश्न में आगे क्या बोलता है देखिए कि उसमें से 8 विद्यार्थी पिकनिक नहीं जा पाए। अब इसको आपको समझना है, चूंकि 8 विद्यार्थी पिकनिक नहीं गए, 8 विद्यार्थी पिकनिक नहीं गए, ठीक है, तब बचे कितने विद्यार्थी हो गए बताइए? तब बचे विद्यार्थियों की संख्या, बचे विद्यार्थियों की कितने बचेंगे बच्चों? देखिए x थे ना कुल, 8 नहीं गए उसमें, तो अब कितने बचे, x - 8। खर्च उतना ही करना है, 480 रुपया, है ना। अब बजट बढ़ गया प्रति व्यक्ति, प्रति बच्चों का, तो अब भाई इतने बच्चे बचे और कुल कितनी राशि है उनके पास में, 480। तो यहां हम लिखते हैं अतः अब प्रति विद्यार्थी व्यय। क्लियर है बच्चों? तो अब कितना हो जाएगा व्यय, तो कुल राशि कितनी है आपकी 480,
और अब विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 8 कम होने के बाद x माइनस 8 रुपए। क्लियर है बात ये? इसको ध्यान से समझिए, है ना इसको यहां पर। अब आगे बोलता है कि जिससे प्रत्येक विद्यार्थी को भोजन पर व्यय के लिए 10 रुपया अधिक देना पड़ा। आप इसको ध्यान से समझिए कि जब x विद्यार्थी थे तब हमको इतना रुपए एक बच्चे को देना पड़ता था, यही हमने लिखा है ना प्रति विद्यार्थी व्यय। और जब 8 बच्चे कम हो गए तब हमको इतना रुपए देना पड़ा। तो आप इसको समझिए कब रुपए ज्यादा देना पड़ेगा भाई, जब बच्चे कम हो जाएंगे तब अधिक देना पड़ेगा ना हमको। तो ये अधिक हो गया, ये प्रति विद्यार्थी बच्चों की संख्या ये जो है अधिक है। किससे? पहले x विद्यार्थियों में से कितनी अधिक है? 10 अधिक है। इसी चीज को आपको इक्वेशन में लिखना है। और किस प्रकार से लिखेंगे देखिए, यहां हमने लिखा चूंकि 8 विद्यार्थी न जाने पर, यहां ध्यान से समझिएगा, 8 विद्यार्थी न जाने पर व्यय 10 रुपए अधिक हो गया, अधिक हो गया। इसलिए अब इक्वेशन कैसे बनेगा? 10 रुपए कब अधिक है? जब आप नहीं जा रहे हैं ना, तो हमने इसको लिखा 480 बटा x माइनस 8 प्रति व्यक्ति बच्चों का व्यय माइनस 480 बटा x जब x जा रहे थे, और ये जो है प्रति विद्यार्थी 10 रुपए अधिक है इससे, तो बराबर कितना लिख दिया? 10। चूंकि ये 10 अधिक है तो उसमें घटाएंगे तो 10 आ जाएगा आपका। देखिए बार बार इसको समझा रहा हूं, क्वेश्चन को समझिए, यहां की ट्रिक को आपको समझनी है, बाकी आप आसानी से कर ले जाएंगे। क्लियर है बात ये? अब कैसे हल करेंगे बच्चों इसको? तो सबसे पहले देखिए आपको यहां पर दोनों जगह पे 480 दिख रहा है, आप उसको कॉमन ले लीजिए, बड़ी आसानी तरीके से सॉल्व होगा। तो जब कॉमन लिया तो क्या बचा बच्चों? देखिए ऊपर में 1 बचेगा, बटे में x माइनस 8, माइनस है तो माइनस, फिर यहां भी ऊपर में 1 और बटे में x बराबर क्या है आपके पास में 10। क्लियर है बच्चों इतनी बात? अब 480 गुणे पे है, इसको हम उधर लेके जाते हैं, बटे पे चला जाएगा, और इसको आप हल कर सकते हैं, माइनस में दिया है बटे पे। तो चलिए आइए इसको हम हल करते हैं इधर। तो कैसे हल करेंगे बच्चों इसको? पहले ये तो अपना उधर चला गया ना बराबर के बटे पे, तो कैसे हल करेंगे? इसमें एलसीएम लेंगे ना पहले। तो x माइनस 8 और x दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों? देखिए तो दोनों का गुणे पे एलसीएम हो जाएगा ना। मैंने बताया था जब भी कभी ऐसी संख्या होती हैं तो उनको दोनों को गुणे पे लिख लेते हैं। तो x गुणा x माइनस 8 लिख लिया हमने। अब क्या करते हैं, बारी बारी से बटे वाली संख्या को भाग देते हैं ना। जैसे देखिए यहाँ पर x माइनस 8 है, इसका भाग दिया पूरे में तो x माइनस 8 वाला कट जाएगा, क्या बचेगा? सिर्फ x, और जो बचा रहता है उसको ऊपर वाले से गुणा करते हैं तो x बचा, x गुणा 1 कितना आएगा आपका? x। ठीक है, अब बीच में चिन्ह क्या दिया देखिए बच्चों? माइनस, तो यहां हमने लगा दिया माइनस। अब इसको भाग दीजिए तो x को भाग दिया तो x कट गया, क्या बच गया आपका? x माइनस 8। चूंकि यहां 2 पद बच रहे हैं इसलिए हमने ब्रैकेट लगा दिया। यहां भी एक ही है ना, गुणा करेंगे तो उतना ही आएगा। क्लियर है इतनी बात? बराबर पे क्या बचा बच्चों आपका? तो 10 और 480 बटे पे आ गया था। देखिए यहां से 0 0 कैंसिल कर सकते हैं ऊपर नीचे। क्लियर है इतनी बात? अब इसको हल कर लीजिए। देखिए माइनस है ना यहाँ पर, तो x माइनस x प्लस 8 चिन्ह बदल जाएंगे, बटे पे कितना आ जाएगा आपका? यहां भी इसको भी गुणा कर लीजिए, तो x स्क्वायर माइनस 8x। क्लियर है? बराबर पे कितना बचा? 1/48 है ना। यहां देखिए प्लस माइनस कट गया। अब इसको तिरक गुणा कर दीजिए, तो यहां 1 से गुणा होगा x स्क्वायर माइनस 8x का, तो वही संख्या आ जाएगी x स्क्वायर माइनस 8x बराबर 48 गुणा 8 कितना आ जाएगा? गुणा करिए, 384, और इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो आपका ये वर्ग समीकरण बन गया माइनस 384x माइनस 384 बराबर 0। और आगे आपको कैसे हल करना है ये पता है, आप शुरू से देख रहे हैं किस प्रकार से हम वर्ग समीकरण को हल कर रहे हैं। तो इसको हल करें। हम अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है कि कक्षा 10वीं की टेस्ट परीक्षा में कमल के अंग्रेजी और गणित विषयों के प्राप्तांकों का योग 40 दिया हुआ है। ठीक है, 10वीं की परीक्षा है, टेस्ट परीक्षा है, और अंग्रेजी और गणित विषयों के प्राप्तांकों जितने उसको नंबर मिले उस दोनों का योग कितना है? 40 है। क्लियर है बात ये? तो आपके दिमाग में ये आ गया होगा कि योग दिया है मतलब हमको एक को x लेना है, दूसरा कितना हो जाएगा आपका? उतने से माइनस कर देंगे, 40 माइनस x। ठीक है, यदि गणित विषय में उसके प्राप्तांक पहले की तुलना में 3 अधिक है ना। अब बोल रहा है यहां पर कि गणित में
यदि अंक उसको पहले की तुलना में 3 अधिक मिले और अंग्रेजी विषय में प्राप्तांक पहले की तुलना में 4 कम हो जाए तो उसके दोनों विषयों के प्राप्तांकों का गुणनफल 360 हो जाता है। गणित और अंग्रेजी में कमल के प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। बड़ा ही आसान सा प्रश्न है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आप करते ही बड़ा आसान रहेगा। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को अपन लोग। तो देखिए सबसे पहले किसी को भी, अंग्रेजी को, गणित को, किसी को भी आप x मान लीजिए, तो है ना, माना कमल के अंग्रेजी में अंक x, ठीक है, अंग्रेजी को x ले लिया, व गणित में, तो देखिए कुल योग कितना दिया है आपको, 40 दिया है, तो गणित में कितने हो जाएंगे आपके 40 माइनस x है। क्लियर है इतनी बात, समझ गए इतना। आगे बोलता है कि गणित विषय में उसके प्राप्तांक पहले की तुलना में 3 अधिक, है ना। अब यहां पर देखते हैं, यदि प्रश्न के हिसाब से चलिए, यदि गणित में 3 अंक अधिक हो, 3 अंक अधिक हो, तब अंक कितना हो जाएगा जरा बताइए उसका। गणित का कितना है 40 माइनस एक्स, इसमें 3 अधिक कर दीजिए आप। अधिक कहने का मतलब क्या, प्लस कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा देखिए, प्लस करेंगे तो 40 और प्लस 3 कितना हो गया आपका 43 माइनस एक्स। क्लियर है इतनी बात। इसी तरीके से अंग्रेजी विषय में प्राप्तांक पहले की तुलना में 4 कम हो जाए, तो यहां इसको भी लिख लेते हैं, तथा अंग्रेजी में कितना हो जाए, 4 कम हो जाए ना, अंग्रेजी में 4 अंक कम हो तब अंक, तो देखिए अंग्रेजी में उसके अंक कितने हैं, x है, 4 कम हो गए तो कितना हो जाएगा x माइनस 4। क्लियर है इतनी बात बच्चों। अब आगे प्रश्न में क्या बोलता है, 4 कम हो जाए तो उसके दोनों विषयों के प्राप्तांकों का गुणनफल 360 होता है। तो ये जो दोनों विषय हैं, इनके जो प्राप्तांक अब जो हमने निकाले हैं, इनका गुणनफल कितना है 360। समझ गए बच्चों। तो इक्वेशन बड़ा आसान तरीके से बन रहा है ना, ध्यान रखिए आप इसको। यहां हमने प्रश्नानुसार लिखा, प्रश्नानुसार, तो देखिए क्या बोल रहा है, दोनों अंकों का गुणनफल, तो गुणन करिए, x माइनस 4 गुणे पे 43 माइनस एक्स, और ये गुणनफल किसके बराबर है 360 के बराबर है, तो यहां हमने लिख दिया 360। गुणा करिए, x गुणा 43 कितना हो जाएगा आपका 43x, माइनस है तो माइनस x गुणा x स्क्वायर हो गया, माइनस 4 गुणा प्लस, तो प्लस आ गया, और सॉरी माइनस रह गया, और 4 गुणा 43 कितना हो जाएगा, तो 4 3 12 का 2 हाथ में 1, 4 4 16 और 1 17, 172, माइनस गुणा माइनस प्लस, और 4 गुणा x कितना हो गया 4x, बराबर बचा आपका 360। क्लियर है इतनी बात। अब जो आपको पहले दिख रहा है उसको हल कर लीजिए, है ना। 43x है यहाँ पर है और x ये है ना, 43x और 4x कितना हो जाएगा आपका 47x, माइनस में क्या है आपका x स्क्वायर, और फिर माइनस में 172 बराबर 360। अब या तो 360 को आप इधर ले आइए या फिर x स्क्वायर को आप उस तरफ ले आइए, कोई दिक्कत नहीं है। चूंकि x स्क्वायर माइनस में है इसलिए मैं उसी को उस तरफ ले जा रहा हूं, बराबर की दूसरी तरफ, ताकि वो प्लस में बदल जाए। तो देखिए x स्क्वायर उधर गया तो प्लस में आ गया, है ना। 47x भी प्लस में है, देखिए बराबर की दूसरी तरफ गया, किस में आ गया माइनस में, सभी को लेके जाना है ना। और माइनस 172 उस तरफ गया तो किस में आ गया प्लस में 172, और यहां प्लस में 360 पहले से है। बाएं हाथ में कितना बचा 0, सारा कुछ चला गया। क्लियर है बात ये। अब हल कर लीजिए इसको, तो x स्क्वायर माइनस 47x और प्लस 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 ही होगा, 172 और 360 कितना हो जाएगा बताइए, 530 इतनी होगा ना, ठीक है, सॉरी 32, 532, लास्ट में 2 भी है, और बराबर 0। क्लियर है बात ये। अब ये आपका वर्ग समीकरण बन गया, आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं, है ना। कैसे हल करेंगे, तो चलिए आइए इसको अपन देख लेते हैं, हल कर लेते हैं। जिससे पहले वाले को हल नहीं किया था ना,
तो इसको उसको भी अपन इसी तरीके से हल करेंगे जैसा यहाँ पर देखते हैं। एक्स स्क्वायर के सामने कोई संख्या नहीं है तो डायरेक्ट कहाँ पहुंच जाएंगे अपन, लास्ट वाले में 532। तो 532 का क्या करेंगे अपन लोग, जितने गुणनखंड होंगे सब निकाल लेंगे। देखिए तो 2 से भाग जा रहा है, 2 दूना 4, 1 2 छक्का 12, 1 2 छक्का 12, फिर 2 से गया, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6। अब किससे जाएगा ये, 3 से जाएगा क्या, ये 3 से कैसे भाग चेक करते हैं, सभी को जोड़ दो ना, 3 1 4 3 7, 7 आ रहा है, 7 3 में भाग नहीं जाएगा, इसका मतलब ये भी भाग नहीं जाएगा। और कोई संख्या, तो देखिए 4 पे देखिए, 4 से नहीं आना है, 5 से नहीं आना है, 6 से, 7 से देख लेते हैं, तो 7 एकम 7, 7 6 और 7 9 63, 7 से जाएगा है ना, 7 एकम 7 और 7 9 63, और 19 सिर्फ 19 से जाएगा। क्लियर है बात इतनी। तो आप इसको इस तरीके से चाहे तो लिख लीजिए, 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 19। अब यहां से आप इनको ग्रुप्स बना लीजिए, जैसे 2 दूना 4 सत्ते 28, 28 गुणा 19, एक आपने ऐसा ले लिया, फिर 2 सत्ते 14 ऐसा ले लीजिए, 14 गुणा और 2 गुणा 19 बदल बदल के ना, 19 गुणा 38 हो गया। और क्या कर लें, तो 7 दूनी 14 दूना 28 से तो ले लिया है हमने, 19 दूनी 38 भी ले लिया है, 2 दूनी 4 सत्ते 28। क्लियर है बात। इसमें से चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए 28 और 19 को जोड़ेंगे तो क्या 47 आया क्या, तो देखिए 9 8 17 की 7, हाथ में आया 1 1 1 2 4, हाँ आ रहा है, मतलब इस वाले पे आ रहा है ना। क्लियर है बच्चों, क्या कर रहे हैं अपन, समझ में आई ना बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। फैक्टर निकाला, गुणनखंड निकाला उसका, और बारी बारी से चेक करिए ना, एक बार इन दोनों को गुणा करिए जितना आता है, फिर इसको गुणा करिए, तो इस प्रकार से हमारे बनते जाएंगे। हमको ऐसी संख्या देखनी है कि हमको ये बीच में जो ये है ये जोड़ने या घटाने से मिल जाए। तो 28 और 19 जोड़ने या घटाने से 47 हमको मिल रहा है। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं। तो एक्स स्क्वायर लिखा है, तो यहां पर अपन ने लिखा एक्स स्क्वायर, और चूंकि जोड़ने से मिल रहा है तो जो बीच वाली चिन्ह होता है ये दोनों पे आता है जोड़ते समय पे, तो -28x और -19x, और क्या है आपका देखिए प्लस में 532, प्लस 532 बराबर 0। क्लियर है। अब दो के ग्रुप इसमें बना लीजिए आप। तो x कॉमन ले सकते हैं, क्या बचेगा देखिए बच्चों, यहां पर x -28। क्लियर है बात, माइनस है तो माइनस कॉमन लिया, 19 का भाग मुझे पता है यहां से जाएगा, 19 कॉमन लिया, क्या बचेगा x -28। ध्यान दीजिएगा आप लोग, है ना। अब देखिए x -28 यहां पर भी है, यहां भी है, कॉमन ले लिया, x -28, और क्या बच गया आपका यहाँ पर x, और यहां बच गया आपका -19, बराबर क्या आ गया आपका बच्चों 0। क्लियर रहा इतनी बात। अब तुलना कर लीजिए, तो x -28 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया आपका 28 आ गया। और एक बार तुलना कर लीजिए, x -19 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया आपका 19। तो x के आपको 2 मान मिले, वर्ग समीकरण है तो हमको 2 मान मिलने ही मिलने हैं। ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहां पर कि गणित और अंग्रेजी के प्राप्तांक आप निकाल सकते हैं। x हमने किसको माना हुआ था, अंग्रेजी को माना हुआ था, तो यहां हम लिख लेते हैं, है ना, यदि अंग्रेजी में पहले वाले को लिख लीजिए 28 हो, तब गणित में कितने हो जाएंगे बच्चों, तो गणित का कितना हो जाएगा 40 -x, तो यहां लिख कर लीजिए 40 -28 बराबर कितना बचेगा आपका 2 हाथ में 2 1 3 1 12। ठीक है। और x बराबर 28 माना है ना, अब एक बार x को उसको मान लीजिए, यदि अंग्रेजी में सेम इसी तरीके से लिख लीजिए, यदि अंग्रेजी में 19 हो तो गणित में 40 -19 बराबर कितना आ जाएगा आपका 31। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें, है ना। चलिए, इस तरीके से आपका ये पूरा प्रश्नावली हमारा खत्म हो गया। ये लास्ट प्रश्न था। इसके बाद हमारी 2 प्रश्नावलियां और बचेंगी, और सबसे मुख्य प्रश्नावली इसमें जो रहेगी हमारी विविक्तकर वाली, और सूत्र विधि से किसी भी वर्ग समीकरण को हल करने का तरीका हम सीखेंगे। ठीक है। तो तब तक आप सारे जितने भी एक्सरसाइज हैं, आपने जितने पढ़े हुए हैं, उनको बढ़िया प्रैक्टिस करिए डेली के डेली, है ना, अच्छे से उनको रिवाइज करें। ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।